अभी तक आपने सुना। निखत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। राजीव उसकी बेचैनी और घबराहट समझ गया। राजीव उसे घूरता हुआ बोला, क्यों ऐसे फोटो लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? फोटोग्राफर, प्रॉब्लम कोई नहीं है सर, बट ऑडियंस भी अपने चाहते सिंगर के चेहरे से रूबरू होना चाहते हैं। निखत, साहिबान की आवाज़ ही उसकी पहचान है। उसके फैन उसे उसकी आवाज़ से पहचानेंगे, चेहरे या नाम से नहीं। राजीव उसका कॉन्फिडेंस देखता रह गया। अब आगे। राजीव उसका कॉन्फिडेंस देखकर चकित रह गया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। सब लोग साहिबान को देखकर क्लैप कर रहे थे। निखत के स्टेज पर आते ही सबने एक सॉन्ग की फरमाइश कर रहे थे। अनाउंसर ने माइक निखत के हाथ में दे दिया। निखत ने सबकी ओर देखा और गाना शुरू किया। नाम भूल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। गाना खत्म होते ही हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक रिपोर्टर उठा और बोला, साहिबान जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है। साहिबान जी, जरूर। रिपोर्टर, आपकी आवाज़ में एक अदा है, एक दर्द है, वो किसके लिए है? साहिबान जी, हमारे साहब के लिए, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। हम शुक्रगुजार हैं उनके। रिपोर्टर, नाम तो जानना हमारा हक है। साहिबान जी, बिल्कुल है, पर अभी नहीं, समय आने पर जरूर बताएंगे। रिपोर्टर, आखिरी सवाल, क्या आगे भी आप वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड के साथ काम करेंगी? साहिबान, डिपेंड करता है कि वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड हमें अपने साथ रखेंगे या नहीं। तभी बीच में आकर राजीव ने निखत से माइक लिया और बोला, साहिबान जी, जब तक हमारे साथ काम करना चाहेंगी उनका स्वागत है। अब आप सब पार्टी एंजॉय करें प्लीज़। कहकर उसने निखत की तरफ देखा। वो राजीव की तरफ देख रही थी। राजीव, ऐसे क्या देख रही हो तुम? कहीं प्यार ना हो जाए तुम्हें भी मेरी तरह। निखत ने शर्मा कर नजरें झुका ली। राजीव ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, चलो, तुम्हें और भी काफ़ी सारे लोगों से मिलवाना है जिससे तुम अपना आगे का कैरियर सेट कर सको। निखत, राजीव जी, हम सिर्फ आपके लिए गाएंगे और किसी कंपनी के लिए नहीं। राजीव उसे आराम से पकड़कर एक सोफे पर बैठाते हुए बोला, ये तुम्हारा फैसला होगा निखत, मेरी तरफ से ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है तुम्हारे साथ कि सिर्फ तुम मेरी कंपनी के लिए ही गाओ। निखत, साहिबान सिर्फ अपने साहब के लिए ही गाएगी। कहकर वो उठकर मीसा की तरफ चल दी। राजीव ने उसके शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो भी दूसरी तरफ चल दिया। सब उसकी पहली एल्बम की सक्सेस पर उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे और वो ये क्रेडिट साहिबान को दे रहा था। तभी सामने से केम मिश्रा जी के साथ आती हुई नजर आई। सबकी आंखें उधर घूम गई। मिसा, फैक ऑफ, ये यहाँ क्यों आई है, वो भी इस टाइम? चलते हुए वो सीधा राजीव के पास आई और उसे हक करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपने तो इनवाइट नहीं किया, मैं खुद ही आ गई आपको कांग्रेट्स करने। राजीव, वेलकम, बट कारण? केम, देखना चाहती हूँ कि कौन है वो जिसने इंडस्ट्रीज में मेरी जगह ले ली है, वो भी इतने कम टाइम में। निखत, जो दूर से उनको देख पा रही थी, पास आई और बोली, हम हैं वो साहिबान। केम, साहिबान, तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं, यहाँ चलो, एक बार अपना चेहरा भी दिखा दो कि कैसी दिखती है साहिबान, जिसने लाखों को अपने जाल में फंसाकर अपना आशिक बना लिया। साहिबान, चेहरा तब दिखाया जाता है जब हमें किसी को अपना हवस का शिकार बनना होता है। मेरे लाखों आशिकों के लिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तभी अतीत और मीसा बीच में आए और बोले, कपिला जी, आप यहाँ आई, आपका शुक्रिया, पर हमें हमारी पार्टी में किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। आप जा सकती हैं क्योंकि आपका केस अभी फाइनल नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि आप एक और केस के कारण लाइमलाइट में आए। केम साहिबान की तरफ देखते हुए, तुम्हारे कारण मेरा नाम और काम दोनों खराब हुए। आई विल सी यू। उसको भड़कता देखकर मिश्रा जी उनको वहां से ले गए। रात 2 बजने वाले थे। सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। राजू भी बाकी घर वालों को घर जाने को कहकर हाल के मैनेजर से बात करने चला गया। साहिबान वहीं सबके साथ बैठी हुई थी और बार बार घड़ी देख रही थी। राजीव ने आकर देखा सब वहीं बैठे हैं तो बोला, पापा, आपको घर नहीं चलना क्या? पूरी रात यहाँ बैठे रहना है? कैलाश कपूर, राज, घर तो जाएंगे, पर वो तो अभी तक आई नहीं और ये आपकी माताजी जिद लगाए हैं कि अपनी बहू से मिला बिना नहीं जाएंगी। राजीव ने निखत की तरफ देखा, वो कहीं खोई हुई थी। राजू, मॉम, पापा, आपकी बहू को मैं आपसे बाद में मिलवा दूं क्या? अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, आपको घर छोड़ दूं पहले, फिर मुझे साहिबान को भी छोड़ना है।
अतीत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सब घर को निकल लिए। बस इस बार काका अतीत की गाड़ी में गए। जैसे ही सब गाड़ी में बैठे तो निखत भी पीछे माँ के साथ बैठ गई। माँ, राज वो आई नहीं या हमसे मिली नहीं। राजीव, कौन माँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? माँ, हमारी बहू रानी की। राजीव, ये जो आपके पास बैठी है यही है आपकी बहू रानी। कैलाश कपूर का मुंह भी आश्चर्य से खुला रह गया। पर वो तो निखत है ना राज। राजीव, ये एक राज है पापा। माँ, निखत ही साहिबान है। माँ, निखत यानी वो मुसलमान है? राजीव, जी माँ। क्यों? तो क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं कहकर वो चुप हो गई। निखत, आंटी, अगर हम मुसलमान हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? माँ, नहीं बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा। निखत की आंखों में आंसू देखकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। निखत रोते हुए बोली, हमें तो आपको देखकर अपनी अम्मी की झलक दिखती है। बेटा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी जिस समाज में रहती हूँ ना, उससे डरती हूँ। फिर भी अगर तुम राज की पसंद हो तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। राजीव, अरे माँ, आप भी क्या क्या सोचने लगी। बस इतना करना, किसी को भी निखत की पहचान मत बताना, क्योंकि निखत किन्हीं कारणों से सामने नहीं आना चाहती है। तो मैंने उससे वादा किया है, तो वो आप भी मेरे साथ निभाएंगे, मेरे वादे की इज्जत के लिए। राजीव ने देखा निखत उसे बैक मिरर में देख रही थी। उसने हल्के से आंख दबा दी। निखत उसकी इस हरकत पर शर्मा गई। घर पर सबको उतारकर राजीव निखत को छोड़ने चल दिया। राजीव, पहले तुम अपना हिजाब चेंज कर लो, फिर चलते हैं। निखत, जी कहकर उसने हिजाब चेंज किया और साहिबान वाला उसी पोली बैग में डालकर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। राजीव, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? निखत, हाँ। राजीव, कौन सा जरूरी काम है जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं? निखत, बता देंगे। निखत का घर आते ही वो उतरकर गली की तरफ देखने लगी। बहुत अंधेरा था। उसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए। तभी पीछे से राजीव ने उसे आवाज दी। राजीव, रुको निखत, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। निखत ने सलमा को फोन किया कि वो आ गई। राजीव ने गाड़ी लॉक की और उसके साथ साथ चल दिया। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचे ही थी कि सलमा आपा ने दरवाजा खोल दिया। सामने राजीव को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आदाब। राजीव, जी नमस्ते। निखत, शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ आने के लिए। राजीव, मैं तो हमेशा ही साथ रहने को तैयार हूँ, देरी सिर्फ तुम्हारी तरफ से है। निखत ने नजरें उठाकर देखा और बिना कुछ बोले चली गई। राजीव भी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजीव और निखत को धीरे धीरे फोन पर बातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, सारा दिन बेचैन रहते थे। दूसरी तरफ साहिबान वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड की जानी पहचानी हस्ती बन चुकी थी। इंडस्ट्रीज के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर साहिबान के साथ काम करना चाहती थी, पर वो सबको विनम्रता से मना कर देती, क्योंकि गाना सिर्फ उसका शौक था, कोई बिजनेस नहीं। निखत का कॉलेज खत्म होने वाला था। उसे अपने अम्मी अब्बू को ढूंढना भी था। अभी तक उसने राजीव के प्यार को माना नहीं था, पर वो प्यार उसे बहुत करती थी। एक दिन वो कॉलेज से निकली तो बाहर निकली तो राजीव गाड़ी लेकर खड़ा था। निखत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। निखत, आदाब। राजीव, कैसी हो तुम? पता, आज कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ। निखत, हाँ ठीक है, रोज तो बात कर रहे हैं हम। राजीव, हाँ बात तो कर रहे हैं, पर देख थोड़े न रहे हैं एक दूसरे को। निखत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर को चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, राजीव जी हमें आपसे कुछ कहना है। राजीव, सच में? यही शब्द सुनने को कब से तरस रहा हूँ, बोलो। कहकर वो निखत की तरफ देखने लगा। निखत, हमें आपकी मदद चाहिए, करेंगे आप? राजीव, जान भी हाजिर है, कहकर देख लो। निखत, हमें हमारे अम्मी अब्बू को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। राजीव, कहाँ है वो? निखत, हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि वो कपूरथला में है। राजीव, ओके, तो बताओ कब चलना है? निखत, जब आपके पास समय हो तब चलते हैं। राजीव, कल संडे है, कल ही चले क्या? निखत, घर जाकर बताते हैं पूछकर। राजीव, किससे पूछना है तुम्हें? निखत चुप हो गई और राजीव की तरफ देखने लगी। राजीव, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? निखत, कुछ नहीं, कहकर बाहर देखने लगी। निखत का घर आ गया। वो गाड़ी से उतरी। राजीव ने मिरर डाउन किया तो निखत बोली, अल्लाह हाफिज। राजीव, सुनो। निखत पलटी तो राजीव ने कान पर हाथ लगाकर फोन का इशारा किया। निखत मुस्कुरा दी और चली गई। तभी मीसा का कॉल आया। राजीव, हाँ मीसा बोलो। मीसा, ऑफिस आ सकते हो क्या? राजीव, वहीं आ रहा हूँ, कुछ खास काम हो तो बताओ। मीसा, हाँ आ जाओ, तब दिखाती हूँ। राजीव ऑफिस आया तो मीसा उसके ही केबिन में थी। मिस्टर मित्तल और मिश्रा जी भी बैठे थे। दोनों उठकर खड़े हो गए।
राजू ने मीसा की तरफ देखा। उसने इशारे में कुछ कहा। राजू ने मित्तल से हाथ मिलाया और बोला, जी मिस्टर मित्तल, बताएं। मित्तल, कपूर सर, आज तो मैं आपसे मिलने मिश्रा जी के कहने पर आया हूँ, साथ ही बधाई देने भी। हम कपिला वाला केस जीत गए हैं। वो हमें 50 लाख का कंपनसेशन देगी। राजू, वाओ मित्तल जी, ग्रेट। उसके बाद मिश्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, ये आपके साथ कैसे? मिश्रा जी, सर जी, कपिला मैम का तो ऑफिस बंद हो गया है। आप हमें अपने ऑफिस में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मीसा पीछे खड़ी थी। उसने ना में गर्दन हिलाई। राजू, माफ कीजिएगा मिश्रा जी, अभी तो मेरा स्टाफ पूरा है। कोई ना, जगह बनाते हैं आपके लिए भी। आप चाय पीजिए, मैं आता हूँ, कहकर राजू उठकर रिकॉर्ड रूम में चला गया। वहाँ उसने नई एल्बम पर थोड़ा काम करना था। काम खत्म करके उसने ड्रॉवर खोला। वहाँ सबसे पहले एल्बम की सक्सेस पार्टी की पेन ड्राइव दिख गई। वो उसे उठाकर लैपटॉप कनेक्ट किया। निखत को डोर से लेकर आते हुए वो कितना खुश था। निखत के इंटरव्यू के समय भी वो साथ ही खड़ा था। तभी उसने कुछ सुना, रुका, रिवाइंड किया, फिर सुना, जब तक साहब कहेंगे साहिबान का ये सफर चलता रहेगा। राजीव चौंका, क्योंकि निखत को गाने के लिए उसने ही कहा था। यानी मुझे आज तक ये समझ क्यों नहीं आया कि निखत का साहब मैं ही हूं। सोच सोचकर वो अकेले में बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी मीसा की मिस कॉल आई। वो यादों से बाहर निकला और अपने केबिन में आ गया। उसे मुस्कुराता देख मीसा बोली, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हो? राजीव, कुछ नहीं यार, बस कुछ मिल गया जो भूला हुआ था। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहकर राजीव गाड़ी की तरफ चल दिया। मीसा भी उसके साथ बोली। रास्ते में मीसा ने राजीव से पूछा, तुम्हारी और निखत की बात कुछ आगे बढ़ी? राजीव, अभी तक तो नहीं, पर शायद अब बढ़ जाएगी। मीसा, अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो, कहकर वो अपने घर के सामने उतर गई। राजू ने गाड़ी मोड़ ली और घर चला गया। डिनर करके वो अपने कमरे में गया और बालकनी में फ़ोन लेकर खड़ा हो गया। उससे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था और वो कोशिश ये करता था कि वो खुद से निखत को फ़ोन ना करे। उधर निखत अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। सलमा कमरे में आई और बोली, बाजी, क्यों परेशान हो आप? निखत, आपा, मुझे वजीर खान से बात करनी है, क्योंकि मुझे अम्मी अब्बू को ढूंढने कपूरथला जाना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे पूछूं। सलमा, तू डरना क्यों, सीधा पूछ लो कि मैं वहां जाऊं, फिर देखो क्या कहते हैं। निखत, वो पूछेंगे किसके साथ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? सलमा, बाजी, अगर ऐसे ही सोचते रहोगी तब तो हो लिया। अपनी किसी भी सहेली का नाम धर दो और बाकी हम पर छोड़ दो। निखत, हम मीसा जी का नाम ले लें? वैसे क्या तुम्हें ये पता है आपा, हम किसके साथ जा रहे हैं? सलमा, राजीव भाई जान के साथ जाएंगी आप, या किसी और के साथ? निखत, उनको ही कहा है। निखत ने डरते डरते वजीर खान को फोन मिलाया। वजीर खान की आवाज आते ही निखत बोली, सलाम। वजीर खान, वालेकुम अस्सलाम। होने वाली बेगम साहिबा, कैसी हो तुम? निखत, हम अच्छे हैं। वजीर खान, आज इतने दिन बाद कैसे याद आ गई, कुछ चाहिए? निखत, नहीं जी, बस आपको बताने के लिए कॉल किया है कि हम कल कपूरथला जा रहे हैं। वजीर खान, ये पागलपन अभी तक उतरा नहीं तुम्हारे दिमाग से? निखत, 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 हैदर अली कही है, मैंने अभी आपसे निकाह नहीं किया है। वजीर खान, निकाह तो हम आज कर ले, तुम मानो तब ना। निखत चुप हो गई। तो वजीर खान बोला, किसके साथ जा रही हो? निखत, मीसा के साथ, हमारे कॉलेज की दोस्त है। वजीर खान, बख्तावर जानता है उसे? सलमा सामने खड़ी इशारे से अपना नाम लेने को कह रही थी। निखत, नहीं, बख्तावर नहीं मिला है उससे, सलमा आपा मिली है, लो उनसे बात कर लो, कहकर उसने जल्दी से फोन सलमा आपा को पकड़ा दिया और खुद पास रखी पानी की बोतल को मुंह लगा लिया और गट गट करके पीने लगी। सलमा, आदाब भाईजान। वजीर खान, आदाब तो ठीक है, ये बताओ तुम इसकी उस सहेली से मिली हो जिसके साथ ही जाने को कह रही है? सलमा, जी भाईजान मिली हूँ, काफ़ी नेक और शरीफ है। वजीर खान, सलमा, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो याद रखना, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। सलमा माथे पर आया पसीना पोंछते हुए, भरोसा रखे भाईजान। वजीर खान, फोन दे उसे। जैसे ही फोन निखत ने लिया, बोला, तुम चली जाओ, पर मुझे तुम्हारी रोज की अपडेट चाहिए। रोज इस टाइम तुम मुझे फ़ोन करोगी। अगर इससे 10 मिनट भी फ़ोन लेट हुआ तो मैं कर लूँगा, ये बात अच्छे से याद रख कर जाना। निखत, जी शुक्रिया, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सलमा, बाजी, ये जल्लाद है बिल्कुल, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं आप? निखत, जानती हूँ पर मजबूर हूँ। सलमा, ऐसी भी क्या मजबूरी, राजू भाईजान को अपना सारा सच बता दो,
मुझे उम्मीद है वो आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। उनके इश्क में मैंने सच्चाई और ईमानदारी देखी है निखत। हम भी जानते हैं, तभी उनकी जान मुसीबत में नहीं डाल सकते, कहकर वो राजीव को कल जाने के लिए मैसेज करने लगी। जैसे ही राजीव को उसका मैसेज मिला, उसने निखत को कॉल किया। निखत, जी राजीव, किस टाइम निकलना है सुबह? निखत, जब आप कहें, बस हमें पैकिंग करनी होगी। राजीव, 9 बजे निकले? निखत, ठीक है, पर आप यहाँ नहीं आएंगे, हम आपको आपके घर के पास मिलेंगे। राजीव, कैसे आओगी? निखत, कैब से आ जाएंगे। राजीव ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। मीसा को फ़ोन करके अगले 3 दिन की सारी मीटिंग पोस्टपोन करने को कह दिया और बेड पर लेट गया। निखत की फ़ोटो फ़ोन में निकाली और सीने से लगाते हुए बोला, कल से तुम मेरे पूरे 3 दिन हर पल मेरे साथ होगी और 3 दिनों में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा तुम्हारे साथ, कहकर उसने फ़ोटो को किस किया और आंखें बंद करके लेट गया। उधर वजीर खान ने बख्तावर को कॉल किया और मीसा के बारे में पूछा तो बख्तावर बोला, नहीं वजीर भाई, मैं नहीं जानता, मैंने पूछा भी नहीं कभी। वजीर खान गुस्से से चिल्लाता हुआ, हराम खोर, तुझे वहां पाला किस लिए है मैंने, जब मैं ही तुझे सब बताऊंगा। बख्तावर, भाई भाई गुस्सा ना हो, मैं पता करता हूँ ना। वजीर खान, रहने दे, अब मुझे पता चल गया, सलमा जानती है उसे, मेरी बात हो गई है सलमा से। ठीक है भाई, कहकर बख्तावर ने फ़ोन रख दिया और सीधा ऊपर निखत के कमरे में पहुंचा। निखत शुक्राना की नवाज अदा कर रही थी, उसको देखकर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। निखत जैसे ही उठी, बख्तावर को देखकर चौंक गई और मैट इकट्ठा करते हुए बोली, जी कहिए, कैसे आना हुआ? बख्तावर, ये मीसा कौन है जिसके साथ आप जा रही हैं? हमें तो पता भी नहीं आपके जाने का, वो अभी भाई का फ़ोन आया था तब पता चला। निखत, हमारी वजीर खान से सारी बात हो गई है, तो आपको बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी निखत ने फ़ोन उठाया और वजीर खान को फ़ोन लगाया। जैसे ही फ़ोन उठा, निखत गुस्से से बोली, अगर आपको हमें नहीं जाने देना था तो खुद से मना कर देते, बख्तावर को क्यों भेजा तहकीकात करने को? वजीर खान, मैंने कब भेजा उसे? निखत, वो तो यहाँ आकर पूछताछ कर रहे हैं, क्यों, बोलिए। वजीर खान बात को संभालते हुए, माफ़ी बेगम साहिबा, आगे से ये गलती नहीं होगी, मैं उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। निखत, जी शुक्रिया, बख्तावर यहीं बैठे हैं, लीजिए बात करिए, कहकर उसने फ़ोन बख्तावर के हाथ में दे दिया। उधर से वजीर खान के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। माफ़ करना भाईजान, आगे से ध्यान रहेगा, कहकर बख्तावर ने फ़ोन रख दिया और शक की नज़रों से निखत को देखने लगा। निखत उसे इग्नोर करके अपने कपड़े पैक करने में लग गई। बख्तावर खिसियाया हुआ वहां से नीचे चला गया। निखत जानती थी अब वो और कोई हरकत करेगा, सो उसने राजीव को मैसेज करके बस स्टॉप पर 8 बजे आने को कहा। बख्तावर ने किसी को कॉल किया और निखत पर नज़र रखने को कहा और सलमा से पूछा कि निखत सुबह कब निकल रही है, तो सलमा ने उसे 11 बजे का बताया। उसने भी आगे 11 बजे का टाइम बता दिया और सो गया। राजीव अपने टाइम से उठा, उसने मैसेज देखा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। 7:30 बजे नीचे पहुंचा तो संडे होने के कारण सब सो रहे थे, सिर्फ काका जाग रहे थे। राजीव को देखते ही काका बोले, बाबा आज जल्दी जाग गए? राजीव, हाँ जी काका, मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना है, ब्रेकफास्ट लगा दो। काका ने ब्रेकफास्ट लगाया। उसने जल्दी जल्दी किया और बोला, काका घर में सबको बता देना कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, 4 दिन में वापस आ जाऊँगा, बाकी मैं बात कर लूँगा, कहकर वो दिन जल्दी में बाहर निकल गया और सीधा बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां निखत खड़ी उसका वेट कर रही थी। राजीव की गाड़ी देखकर वो दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। राजीव ने गाड़ी दौड़ा दी। दिल्ली से कपूरथला 415 किलोमीटर था, सो उनका वहां तक पहुंचने के लिए 9 घंटे लगने थे। राजीव खुश था कि निखत उसके साथ है और निखत खुश थी कि वो अपने अम्मी अब्बू से मिलने जा रही है, पर किस्मत में क्या लिखा था वो दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। दिल्ली से बाहर निकलते ही राजीव ने गाड़ी रोकी और निखत से बोला, अगर बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ? निखत, पहले तो कभी आपने इतनी फॉर्मेलिटी की नहीं, आपने जो आज आप कह रहे हैं। राजीव, इसका भी कारण है। निखत, जी कहिए। राजीव, तुम ये अपने हिजाब के बिना चल सकती हो? निखत चौंक कर, कारण? राजीव, कारण कुछ नहीं, बस कुछ समय खुल कर रहो, अब तुम दिल्ली में नहीं हो, अब तो तुम चाहो तो हिजाब उतार सकती हो, अगर ना चाहो तो कोई जबरदस्ती नहीं। निखत ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए हिजाब उतार कर सीट पर रख दिया और दुपट्टे को सलीके से सिर पर रख लिया। राजीव उसको देख रहा था। उसने बालों को सलीके से पीछे करके पीछे बांधा हुआ था और उसके माथे से कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रही थी। आंखों में उसने मोटे वाला काजल लगाया था और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में प्यारा सा गोल्ड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। हल्की सी धूप निखत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था।
गाल ऐसे लाल हुए थे जैसे अभी उनमें से खून निकल जाएगा। उसे देखकर अचानक ही राजीव के मुंह से निकल गया, मैंने तुझको ही चाहा है, तू ही मेरा पहला प्यार है, मेरे दिल की तू ही धड़कन है, तेरी हाँ की मुझको इंतजार है। सुनते ही निखत ने मुंह उठाया और मुस्कुरा दी। वो बेचैन थी कि जल्दी ही वो कपूरथला पहुंचे और अम्मी से मिले। ख्यालों में खोई वो खिड़की से बाहर देख रही थी। राजीव गाड़ी हाईवे पर दौड़ा रहा था। उन दोनों को दिल्ली से निकले 3 घंटे हो गए थे और कुछ खाने जैसी भूख भी थी। रास्ते में झिलमिल रेस्तरां पर राजीव ने गाड़ी रोकी और बोला, चलो निखत चाय पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। निखत उतर कर अपना हिजाब पहनने लगी तो राजीव ने कहा, ये जरूरी है क्या? फिर वहां कुछ भी खाते हुए परेशानी होगी। निखत बिन हिजाब के ही चल दी। एकदम उसकी हील पत्थर पर पड़ी और वो गिरने लगी। उसके हाथ में राजीव का टी शर्ट आ गई। राजीव ने झटके से निखत का हाथ पकड़ लिया। राजीव, क्या यार, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह चलती हो, ध्यान से चलो, अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कहकर राजीव ने उसका हाथ और अच्छे से पकड़ लिया। निखत भी चुपचाप साथ चल दी। जाकर दोनों बैठे और चाय का ऑर्डर कर दिया। राजीव ने टाइम देखा तो 12 बजने वाले थे। ऐसा करे निखत, कुछ भी खा लेते हैं, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। निखत, हाँ, सुबह जल्दी निकले थे, बख्तावर के कारण तभी नहीं कुछ खा पाए। राजीव ने आलू पराठा, दही और बटर के साथ मंगवाए और खाने शुरू किया। साथ साथ निखत को वहाँ की खासियत भी बताता जा रहा था। खाना खत्म करके चाय उठाई और सेम निखत की तरह पीने लगा। निखत उसको चाय पीता देखकर हंसने लगी। आज राजीव ने उसे पहली बार खिलखिलाकर हंसती भी देखा था। बिल्कुल मासूम सी बच्चों वाली हंसी, बहुत ही निश्चल लग रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भी आ गया। राजीव, क्या हुआ? मुझ पर क्यों हंस रही हो? निखत, आपने हमारी चीटिंग की है, इसलिए हंसी आ गई है। राजीव, मैं तो हर चीज तुम्हारी वाली अपनाना चाहता हूँ, अगर मौका मिले तो। निखत, रहने दीजिए, बहुत तकलीफ होती है। राजीव, हर तकलीफ मंजूर देकर तो देखो। निखत, कुछ नहीं दे रहे हैं हम, आप जल्दी चाय खत्म करें, अभी बहुत दूर जाना है, कहकर वो जल्दी जल्दी चाय पीने लगे। दोनों चाय खत्म किए। गाड़ी में बैठते ही राजीव बोला, निखत एक बात बताओ, ये बख्तावर कौन है? निखत, वजीर खान का पालतू है। और अब ये वजीर खान कौन है? निखत, बहुत लंबी कहानी है राजीव जी, फुर्सतें बताएंगे, अभी तो बस हमें जल्दी अम्मी अब्बू के पास पहुंचना है, उनको ढूंढना है। राजीव, ढूंढना मतलब? तुम्हें कपूरथला में अपना घर नहीं मालूम क्या? निखत, नहीं राजीव जी, हमारा घर तो पाकिस्तान में था, यहाँ पर हमारा बचपन बीता। कुछ समय बाद अम्मी अब्बू यहाँ चले आए और हमसे अलग हो गए, पता ही नहीं चला, कहकर निखत रोने लगी। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे, जो राजीव को बेचैन कर रहे थे। राजीव ने गाड़ी साइड पर लगाई और बोला, निखत प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मेरी जान निकल। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई क्योंकि निखत ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। राजीव ने उसका हाथ अपने मुंह से उठाया तो निखत बोली, सॉरी राजीव जी। राजीव, कोई ना, इट्स ओके, और गाड़ी दौड़ा दी। वो चाह रहा था कि अंधेरा होने से पहले कपूरथला पहुंच जाए, पर उसे पॉसिबल नहीं लग रहा था। निखत ने सिर सीट से लगाया और आंखें बंद कर ली। राजीव ने उसे नींद में देखकर गाड़ी स्लो करी ताकि उसकी नींद खराब ना हो, पर दूसरी तरफ उसे जल्दी वहां पहुंचने की भी थी। उसने निखत की तरफ देखा। ढलता सूरज उसके गोरे रंग पर अपनी छाया डालकर उसे और भी सुंदर बना रहा था। ना जाने वो कौन तेरा हबीब होगा, तेरे हाथों में जिसका नसीब होगा। कोई तुम्हें चाहे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जिसको चाहो वो खुश नसीब होगा। राजीव ने धीरे से एक उंगली से उसकी आंखों पर आए बालों के लटों को हटाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। निखत की नींद खुली और बोली, हम पहुंचे क्या? राजीव, नहीं। निखत, अभी कितनी देर लगेगी? राजीव, करीब 1 घंटा मानकर चलो। निखत बेचैनी से अपने नाखून चबाने लगी। निखत को परेशान देखकर राजीव ने उसका दिमाग कहीं और लगाने की सोची और बोला, निखत तुमने साइकोलॉजी को अपना सब्जेक्ट क्यों बनाया? निखत, मतलब? राजीव, मतलब ये कि तुम कुछ और भी तो कर सकती थी, जैसे इंग्लिश ऑनर्स या म्यूजिक में कुछ, फिर साइकोलॉजी क्यों? निखत, क्योंकि हम इंसान के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये दिमाग ही है जो उसे चलाता है। राजीव, अब तो तीसरा साल है तुम्हें पढ़ते हुए, मेरे दिमाग के बारे में कुछ समझ आई तुम्हें या नहीं? निखत, बहुत कुछ समझ आई। पता, आपसे पहले हमने बाहर के किसी भी लड़के से इतनी बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी क्लास में भी उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है, पर पता नहीं आपको देखकर बात करने का दिल कर गया।
राजीव शरारत भरे अंदाज में, कहीं तुम्हें भी मेरी तरह मुझसे प्यार तो नहीं हो गया निखत? निखत, राजीव जी, हम प्यार तो किसी से भी कर नहीं सकते। राजीव, क्यों? तुम्हें प्यार करना नहीं आता? तो मैं सिखा देता हूँ। निखत, नहीं सीखना, हमें अभी तो बहुत कुछ करना है। राजीव उसके चेहरे के आते जाते भाव समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसका चेहरा कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। राजीव, अच्छा एक आखिरी सवाल। निखत, राजीव जी प्लीज माफ करें हमें, हम अपनी जिंदगी का कुछ भी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। कहकर वो नीचे देखने लगी। राजू को पता चल चुका था कि वो दोबारा रोने वाली है। तभी राजू ने म्यूजिक चला दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घनी छाया, वो भी साथ साथ गाने लगी। राजू उसको गाता देखकर गाड़ी चलाने लगा। तभी सामने बोर्ड पर नजर पड़ी, कपूरथला 5 किलोमीटर, हम बस पहुंचने वाले हैं निखत। निखत इतनी बेचैन थी कि उसका बस चलता तो वो भाग कर वहां पहुंच जाती। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की सीमा में पहुंचते ही वो सोच में पड़ गई कि शुरू कहाँ से करे। निखत ने अपना हिजाब पहना और दोनों गाड़ी साइड लगाकर बाहर निकलकर खड़ी हो गई। तभी राजू ने फोन निकाला और कॉल किया। जैसे ही उधर पिक हुआ, राजू बोला, इरा कहाँ हो तुम? इरा, बस आपसे कुछ कदम दूर, पीछे देखिए। राजू पीछे घूमा तो इरा वहीं खड़ी थी। छोटी सी हाइट की पतली सी लड़की, ब्लू डेनिम और व्हाइट शर्ट, पैरों में स्पोर्ट्स शू, आंखों पर गोल फॉर्मे का चश्मा, माथे पर कटे हुए बाल बेतहासा बिखरे हुए, बहुत कूल लग रही थी। राजू ने फोन रखा और दोनों हाथ फैला दिए। इरा भाग कर आई और राजू के गले लग गई। निखत ने दोनों को देखकर मुंह घुमा लिया। राजू, अब सारा प्यार यहीं दिखा दोगी? इरा, नहीं, एक्चुअली बहुत दिन बाद आपसे मिल रही हूँ। तभी राजू की नजर निखत पर गई। वो दोनों को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। राजू ने इरा से कहा, इरा ये निखत है, और निखत ये इरा मेरे कॉलेज की दोस्त। इरा, ओ वो ये है निखत, हाय कैसी हो आप? निखत, हम अच्छे हैं, आप बताएं। इरा, मैं भी मस्त। राजू, इरा मैंने तुम्हें एक काम दिया था, कुछ हुआ उसका? इरा, हाँ, पहले घर चले फिर बात करते हैं। इरा ने अपनी गाड़ी ड्राइवर को लाने को बोल दिया और राजू की गाड़ी में बैठ गई। राजू, और बता तेरा काम का क्या हाल चाल है? इरा, तू मेरे काम की छोड़, अपना बता। तू तो बड़ा आदमी बन गया है। सोचा था तू आएगा, साथ में साहिबान को भी लेकर आएगा, इसी बहाने मैं उसके ऑटोग्राफ भी ले लूंगी। राजू ने मिरर में उसे देखा। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। निखत की तरफ देखा, उसने नाम में सिर हिलाया। राजू, दिल्ली चलना, मैं तुझे साहिबान से भी बुलवा दूंगा। राजू इरा के घर पहुंच गया। जैसे ही अंदर आया, सामने इरा के पापा मम्मी बैठे थे। इरा के पापा उमेश सक्सेना पुलिस में थे। उनको देखते ही राजीव ने दोनों के पैर छुए। निखत पीछे खड़ी थी। राजीव, अरे निखत यहाँ आओ। निखत ने वहां जाकर उनको सलाम कहा। राजीव, अंकल ये निखत है मेरी दोस्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उमेश सक्सेना, ओ हाँ बेटा, आपके पास आपके अम्मी अब्बू की कोई फोटो है? निखत, जी, पर वो बहुत पुरानी है। कहते हुए उसने वो फोटो उमेश जी की तरफ बढ़ा दी। उमेश जी, फोटो देखते हुए कुछ याद है? वो कितने साल पहले यहाँ आए थे? निखत, करीब 10 वर्ष हो गए होंगे। उमेश जी, देखो निखत, कपूरथला की पॉपुलेशन करीब 1.25 लाख है। मैं कल से ही अपने लोगों को काम पर लगा देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपके अम्मी अब्बू मिल जाएंगे। उन्होंने नौकर से कहकर दोनों के रुकने का इंतजाम बाहर के रेस्ट हाउस में करवा दिया था। रात में डिनर कर कर दोनों अपने अपने रूम में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट किया और रूम बंद कर लिया। निखत ने फोन निकाला और वजीर खान को फोन करके सब बताया। खिड़की के पास खड़ी हो गई। देखा बाहर गार्डन में काउच पर राजू बैठा सिगरेट पी रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश का मौसम बन रहा था। निखत ने टाइम देखा, 11 बजने वाले थे। वो उसके पास पहुंची और दूसरी तरफ से काउच पर बैठ गई और राजू की तरफ देखने लगी। राजू अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। निखत, आप ये शौक भी फरमाते हैं? हम तो जानते ही नहीं थे। राजू उसकी आवाज पर पलटा और उसे देखकर जल्दी से सिगरेट बुझा दी और धीरे से बोला, सॉरी, तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। निखत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने नाखून से काउच पर कुरेदने लगी। राजू, क्या सोच रही हो तुम? निखत, यही कि हमारे कारण आप भी कितने परेशान हो रहे हैं। राजू ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साहिबान का साहेब उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, ये तो कुछ नहीं है। निखत ने उसकी बात पर सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, राजीव जी, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं हमसे? राजीव, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी जानना नहीं है, क्योंकि मैं इस निखत से प्यार करता हूँ जो मेरे सामने बैठी है, और जिंदगी भर करता रहूंगा, वो हाँ कहे या ना कहे। निखत बिन कुछ कहे उठकर चल दी। राजीव वहीं बैठा उसे जाता देखता रहा।
तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। राजीव भी उठकर अंदर चला गया और खिड़की पे खड़ा होकर बारिश देखने लगा। तभी लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस बीच बीच में आसमान की बिजली की चमक से गार्डन चमक उठता। तभी राजीव के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। राजीव ने जेब से लाइटर निकाला और जलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर उसने जैसे ही लाइटर सामने वाले के चेहरे की तरफ किया तो वहां निखत खड़ी कांप रही थी। राजीव ने घबराकर उससे पूछा, क्या हुआ निखत, तुम ठीक तो हो ना? निखत बिना कुछ बोले राजीव के सीने से लग गई और बोली, हमारे कमरे में बहुत अंधेरा है और हमें अंधेरे से डर लगता है। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसे राजीव से चिपक कर डर से कांप रही थी। राजीव ने उससे अपने बाहों में छुपाते हुए कहा, डरो मत, आराम से वहां बैठो, यहाँ मैं हूं तुम्हारे पास। कहकर उसने निखत को बेड की तरफ इशारा किया और खुद पास पड़े टेबल के ड्रॉर में कैंडल या कुछ ढूंढने लगा। उसे वही कैंडल स्टैंड पर पड़ी कैंडल दिखाई दी, जिसे उसने जला दिया और आकर बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। निखत अभी भी डर से कांप रही थी। राजीव, निखत अब कैसी हूँ? निखत, जी ठीक है। राजीव, तुम आराम से ब्लैंकेट लेकर सो जाओ, मैं यही हूँ। कहकर वो उठा और ब्लैंकेट खोलकर निखत के ऊपर दे दिया और कुर्सी पर बैठने को पलटा। निखत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, राजीव जी प्लीज आप यहाँ हमारे पास ही बैठ जाए। राजीव, ठीक है यार। कहकर वो वहीं बैठ गया। निखत के सिर को प्यार से सहलाने लगा और बोला, तुम सो जाओ। निखत दोनों हाथों से राजीव का हाथ कसकर पकड़कर आंखें बंद करके लेट गई। राजू वहीं बैठा उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। दिल ही दिल में खुश था कि आज निखत के इतने करीब है। सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो एकदम घबरा गया। निखत खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने से लगी सो रही थी, तीन दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में मस्त होकर। राजू की बाजू पर निखत का सर रखा था। वो कोशिश कर रहा था कि बिना उसे हिलाए बाजू निकल ले। तभी निखत की नींद खुली और वो अपना दुपट्टा सिर पर रखते हुए बोली, या अल्लाह, हम यहाँ सोए रात भर क्या? राजू, हाँ जी, मेरी बाजू को तकिया समझकर। वो शर्मा गई और उतर कर अपने कमरे की ओर चली गई। राजू भी अपने कपड़े उठाकर नहाने चला गया। नहाकर वो सीधा निखत के कमरे की तरफ गया और नॉक किया। निखत नीले रंग के सुंदर से सूट में बाहर आई। उसने दुपट्टे को हिजाब के जैसा लपेटा और राजू के साथ चल दी। सारे ब्रेकफास्ट के लिए उन दोनों का वेट कर रहे थे। रश्मि जी, इरा की मम्मी, बोली, राजू बेटा सॉरी, हम तुम्हें सुबह कॉफ़ी नहीं भिजवा पाए। एक्चुअली कॉफ़ी ख़त्म थी और बाहर बारिश के कारण बहुत पानी पानी हुआ है। राजू, कोई ना आंटी, मैंने अब चाय भी पीनी शुरू कर दी है। उमेश जी निखत की तरफ देखते हुए, एक बात बताओ निखत, तुम्हारे अम्मी अब्बू यहाँ इंडिया क्यों आकर बसे, पाकिस्तान से, और तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं आए हैं? निखत, हम यहाँ पर रहते थे। वहीं एक लाला जी थे, हमारे अब्बू के बहुत करीबी मित्र। उन्होंने ही हमारा घर और ज़मीन खरीदी थी और उन्होंने ही मुझे बताया था कि वो यहाँ आ गए हैं। दादा की यहाँ थोड़ी ज़मीन थी। उमेश जी, पर वो यहाँ आए क्यों अपना सब छोड़कर? निखत, जी हमारे कारण। कहकर निखत ने उनको अपने बचपन से सिद्दीकी साहब के घर तक का सारा सफर बता दिया। सबकी आंखों में आंसू थे। उमेश जी अपनी कुर्सी से उठे और निखत के सर पर हाथ रखकर बोले, तुम परेशान मत हो, मेरे लिए तुम इरा जैसी ही हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी ही तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारे पास हो। निखत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इरा, राजीव, चलो आज हम सब तुम्हें अपने शहर घुमा लाते हैं। क्यों निखत, चलोगी ना? निखत, जी जरूर चलेंगे। कहकर वो चाय पीने लगी। दोनों इरा के साथ निकल गए। सबसे पहले कहाँ चले राजू, बताओ। राजू, तुम्हारा शहर तुम जानो कहाँ लेकर जाओगी। इरा हंसते हुए, तो सबसे पहले मेरे ऑफिस चलते हैं, मेरी न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, इनके मॉम पापा के मिस। निखत, शुक्रिया इरा, अगर हमारे अम्मी अबू मिल जाते हैं तो मैं आपका यह एहसान जीते जी नहीं भूलूंगी। अपने ऑफिस से निकलकर इरा सबसे पहले उनको जगतजीत पैलेस लेकर गई। वहां पूरा घुमाकर उनको साइंस सिटी लेकर गई। उसके बाद 5 मंदिर लेकर के गई। निखत मंदिर के बाहर रुक गई और इरा और राजीव अंदर की तरफ बातें करते करते चले गए। जैसे ही राजीव ने पीछे देखा निखत नहीं थी, उसके प्राण सूख गए। घबरा कर बोला, इरा, निखत, इरा, निखत, अभी तो यही थी। कहकर वो दोनों बाहर की तरफ भागे तो देखा बाहर पेड़ की डाल पर निखत बैठी थी। उसे देखकर उनकी सांसों में सांस आई। राजू भागकर उसके पास पहुंचकर उसे गले लगाते हुए बोला, शुक्र है तुम ठीक हो। निखत, जी हम ठीक हैं। राजीव, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो हमारे साथ थी। निखत, हम आज तक कभी मंदिर में नहीं गए, तभी हमारे कदम नहीं उठे। राजीव,
तुम भी ना निखत, बिल्कुल ही भोंदू हो। भगवान हर जगह एक से हैं। चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर राजीव उसे लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। इरा उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा कर रह गई। मंदिर में दर्शनों के बाद बाहर आकर राजीव बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मंदिर में ऐसी ही डर रही थी। अंधेरा होने वाला था। इरा ने ड्राइवर से घर की तरफ चलने को कहा। पूरे रास्ते राजीव और इरा बच्चों की तरह लड़ रहे थे और निखत खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी धुन में कुछ गुनगुना रही थी। दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और इरा बोली, निखत तुम्हें गाना आता है? निखत, नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा गुनगुना रहे थे। इरा, कुछ सुना दो ऐसे ही गुनगुनाते हुए। निखत ने राजीव की तरफ देखा। वो बोला, क्या इरा, तुम कब से गाने की दीवानी हो गई हो? इरा, जब से साहिबान का सुनना शुरू किया है। निखत, या अल्लाह, पता नहीं आजकल सबके दिमाग पर साहिबान ही क्यों बैठी है। इरा, तुमने कभी सुना उनको? निखत, ना ही हमें ज़रूरत है। इरा, सबकी अपनी चॉइस होती है। ज़रूरी नहीं जो मुझे पसंद हो वो तुम पसंद करो, और जिसे तुम पसंद आओ वो मुझे पसंद आए। राजीव ने इरा की तरफ देखा तो वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजीव ने उसे अनदेखा करके फ़ोन देखने लगा। उसमें मीसा की 5 मिस्ड कॉल थी। उसने मीसा को फ़ोन किया तो मीसा उधर से गुस्से में बोली, राजीव क्या है ये, तुम तो 2 दिन कहकर गए थे, आज 3 दिन हो गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। मैं क्लाइंट्स को क्या कहूँ? राजीव, मीसा थम जाओ, मुझे यहाँ अभी टाइम लगेगा। होप यू मैनेज वेल। मीसा, आई विल मैनेज, बट हाउ मच टाइम विल यू टेक? राजीव, जल्दी ही आता हूँ, जब देखो गुस्से में रहती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो तीनों घर आए और अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। राजीव चेंज करके आया तो निखत के रूम की तरफ गया। वो नमाज अदा कर रही थी। राजीव धीरे से दरवाज़ा बंद करके ड्राइंग रूम की तरफ चला गया और जाकर इरा के बगल में बैठ गया। इरा, राजीव, तू निखत से प्यार करता है? राजीव, हाँ, क्यों, क्या हुआ? इरा, कुछ नहीं, बस तुझे देखकर लगा तब पूछ लिए। राजीव, हाँ यार, बहुत करता हूँ और जानता हूँ वो भी करती है पर कहती नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो करे या ना करे, मैं उसे मरते दम तक करता रहूँगा। पीछे खड़ी निखत सब सुन रही थी। तभी रश्मि जी ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और नौकर को चाय लेकर आने की आवाज़ दी। तभी उमेश जी भी आकर वहीं बैठ गए। राजीव ने करीम खान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ढूंढा जा रहा है, जल्दी ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी। निखत, इंशाअल्लाह। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो वजीर खान था। उसे पता था अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगी तो वो बार बार करता रहेगा, तो उसने फ़ोन उठा लिया और उसके हेलो कहते ही वजीर खान बोला, कैसी हो होने वाली बेगम साहिबा? निखत, आदाब, हम ठीक है। वजीर खान, क्या कर रही हूँ? निखत, सबके साथ बैठे चाय पी रहे हैं। वजीर खान, वाह, तो मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, सबको देखूँ तो किनके साथ मेरी बेगम साहिबा रह रही हैं? निखत कुछ कहती इससे पहले उसने फ़ोन काट दिया और वीडियो कॉल कर दी। ना चाहते हुए भी निखत ने कॉल उठाई और बोली, लो रश्मि आंटी जी से मिलो, कहकर उसने रश्मि जी की तरफ फोन घुमा दिया। रश्मि जी उमेश जी के लिए चाय बना रही थी। जैसे ही वजीर खान ने हाथ उठाया वैसे ही रश्मि जी ने हाथ हिला दिया। निखत ने फ़ोन इरा की तरफ घुमा दिया। इरा ने उसे हाय कहा, जिसे वजीर खान ने मीसा समझा और हाथ हिलाकर हेलो कहा। जैसे ही फ़ोन राजीव की तरफ घुमा उसमें उमेश जी वजीर खान को यूनिफॉर्म में बैठे दिखे। उसे देखते ही वजीर खान ने झट से फ़ोन काट दिया। निखत की जान में जान आई। 10 दिन बीत चुके थे। निखत के अम्मी अब्बू का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। निखत अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गई। उसे नींद नहीं आ रही थी कि अजीब सी बेचैनी उसे अपने कमरे में हो रही थी। उसने खिड़की खोली। बाहर आसमान को तारों की चादर ने ढका हुआ था। वो बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई और वहां जाकर काउच पर बैठ गई। आसमान की तरफ देखते हुए उसने दोनों हाथ उठा दिए और रोते हुए बोली, या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? क्या हम यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे बिन अपने अम्मी से मिले? और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि कब राजीव वहां आकर खड़ा हो गया और उसे देख रहा था। राजीव से उसका रोना जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो घूमकर उसके सामने गया और घुटनों पर उसके सामने बैठ गया और उसे खींचकर गले से लगा लिया। निखत भी उसके सीने पर किसी बच्चे की तरह सर टिकाए रोए जा रही थी। राजीव ने उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लिया। निखत को ये जगह सबसे ज्यादा महफूज नजर आ रही थी और वो आंखें बंद किए रोई जा रही थी। राजीव ने उसका मुंह ऊपर उठाया। निखत के चेहरे पर राजीव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने निखत के चेहरे पर बने आंसुओं के निशानों को उंगली से साफ किया और बोला, निखत, कितना रोगी, चुप हो जाओ। पर उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। राजीव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने होठ निखत के कांपते होठों पर रख दिए।
निखत ने झटके से आंखें खोली और राजीव को एक हाथ से पीछे धकेल दिया। राजीव, सॉरी निखत, मेरे पास तुम्हें चुप करवाने का इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। प्लीज यार, तुम नाराज मत हो। निखत बिना कुछ कहे वहां से चल दी। राजीव तेजी से उठा और उसे हाथ से पकड़कर सीने से लगा लिया और भर्राई आवाज में बोला, निखत, मैंने सॉरी कहा ना, प्लीज गुस्सा मत हो, मैं सब सह सकता हूँ, तुम्हारी नाराजगी नहीं सह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। निखत ने मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, राजीव जी, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। राजीव, मुझे कुछ जानना भी नहीं है निखत, पर हम बताना चाहते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी, आप हमें प्यार करें या नफरत। राजीव, नफरत तो इस जन्म में मैं तुमसे कर ही नहीं पाऊंगा, और रही प्यार की तो मैं हर जन्म में करता रहूंगा। निखत, पर आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। राजीव, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना, कहकर उसने निखत को वो अपने और पास खींच लिया। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई दो आंखें अंधेरे में भी उनको घूर रही थी। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि वो किसकी आंखें थी जो उनको अंधेरे में देख रही थी? शायद आपको इसका जवाब अगले पार्ट में मिल जाए। क्या आप अगला पार्ट सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।